नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 21 अप्रैल 2021 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पाकिस्तान तालिबान के बारे में बात करने वाले हैं। देन वी हैव ये जो बुलडोजर्स चल रहे हैं अलग अलग शहरों में, और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायोलेशन कर रहे हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बुलडोज्ड कर रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, स्टेट ऑफ द स्टेट, जिसमें हमें अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से धर्म को सपोर्ट किया जाता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है और इसकी इम्पैक्ट क्या क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर हैं कि कौन कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, उसके बारे में हम बात करें। देन वी हैव GCTM, दैट इज़ ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के साथ जुड़ा हुआ जो ये टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी हैव फ्रीबीज, जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन NK सिंह साहब ने ये आर्टिकल लिखा है कि क्यों फ्रीबीज जो हैं ये बंद कर, ये जो मुफ्त में चीज़ें दी जाती है ना भाई, अलग अलग सरकार के इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। चेंज्ड सिचुएशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आज से 8 महीने पहले, अगर अगस्त 2021 को अगर हम देखें, थोड़ा रिकैप करें चीज़ों को, तो तालिबान ने जब काबुल को कैप्चर किया, अफगानिस्तान को कैप्चर किया, तो पता है उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, फाइनली अफगान्स हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, कि जो एक बेड़िया थी, एक गुलामी की बेड़िया जो उनके पैरों में थी, उनको तोड़कर अफगान के लोग जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं। ऐसा 8 महीने पहले ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा था, क्योंकि तालिबान की जो जीत है वो पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी देती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी स्टार्ट हो गए हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि हाल ही में पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किया अफगानिस्तान के अंदर। जो तारीख तालिबान पाकिस्तान है, जिसको TTP कहते हैं, इसको आप इसका दूसरा नाम है पाकिस्तानी तालिबान। और यहाँ पर पाकिस्तान का एक ड्यूअल अप्रोच है। उससे पहले लेट मी क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो तारीख तालिबान पाकिस्तान है, TTP के कुछ जगहों को पाकिस्तान ने मिसाइल से टारगेट किया और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। अब रही बात तालिबान की या फिर जो टेररिज्म है उसके बारे में बात करें, तो पाकिस्तान का ड्यूअल अप्रोच है। एक फर्स्ट अप्रोच ये है कि जो TTP है या फिर पाकिस्तानी तालिबान है, तो उसके खिलाफ फाइट करना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उससे पाकिस्तान जो है वो हैप्पी नहीं है। और जो अफगानिस्तान तालिबान है उसको सपोर्ट करना। नाउ द थिंग इज़ कि ये दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान जो हैं ये एक ही माँ के दो बेटे हैं, आप कह सकते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है, देवबंदी मदरसा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उनके लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर ये है कि USA जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अफ़गानिस्तान में से हरा कर वापस अपने घर भेज दिया। तो ये इंसर्जेंसी ग्रुप जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा है, काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के रूट्स अगर आप देखें, तो जो देवबंदी इस्लाम कहते हैं उसके साथ इसके रूट्स जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड व्यू अगर आप इन दोनों का देखें तो सेम है, राइट। वो दुनिया को एक ही नज़र से देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोनों का नज़रिया जो है दुनिया को देखने का वो एक ही है। एंड दे हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट जियोग्राफीज, राइट। जैसे कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट क्रिएट करना चाहता है, और ये जो TTP है वो पाकिस्तान में अपना रूल जो है वो स्थापित करना चाहता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी सरकार है तो डायरेक्टली उसको चैलेंज करने की बात TTP करता है। तो इसकी वजह से ये जो पाकिस्तान की सरकार है वो TTP को लेकर इतनी खुश नहीं है या फिर इसका विरोध कर रही है। इसी वजह से ये ड्यूअल अप्रोच हमें नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं
तो तालिबान को वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो इंडिया को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, इंडियंस को प्यार करते हैं, इंडिया को प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो है वो हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। हम उनको मिलिटरीली सपोर्ट करें ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत किया है हमने, हेलीकॉप्टर्स और ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान की सरकार को दी थी। लेकिन हमने डैम्स क्रिएट किए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स बनाई, हॉस्पिटल्स क्रिएट की, लाइब्रेरीज बनाई, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी, एजुकेशन एक्सेट्रा, सो मेनी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अफगानिस्तान के लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो सच में उनका अच्छा मित्र देश है। और ये चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक लंबी बॉर्डर 2500 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। भारत भी अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन फिलहाल जो पीओके वाला रीजन जो है ना वो डायरेक्टली अफगानिस्तान को टच करता है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी ये पीओके वाला रीजन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट एनीवे इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वी कैन से कि अफगानिस्तान के साथ भारत भी अपनी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बॉर्डर शेयर करता है। रही बात ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर काफ़ी पोरस है। पोरस यानी कि यहाँ पर आप इजीली आ जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, राइट, पहाड़ियों वाला विस्तार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टेररिज्म, ये जो अलग अलग कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी फ्लरिश होते हैं, क्योंकि ना तो अफ़गानिस्तान की सरकार पकड़ने के लिए आएगी तो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में चले जाएंगे, फिर पाकिस्तान की सरकार पकड़ने के लिए आएगी तो अफ़गानिस्तान के एरियाज़ में चले जाएंगे। तो ऐसा चलता रहता है, और दोनों जगहों पर कुछ ना कुछ डिपेंड्स के कौन सा ग्रुप है तो सपोर्ट भी मिल जाता है। एनीवे ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब इसमें एक बदलाव भी आ रहा है। जो तालिबान और पाकिस्तान की सरकार जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट अफगान तालिबान, जिसको अभी तक पाकिस्तान सपोर्ट करता आ रहा है, तो अब तालिबान जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंडर रहना नहीं चाहता। क्लियरली बता दिया है कि हम आपके प्रॉक्सी के तौर पर, आपके एक पपेट के तौर पर हम हमेशा काम नहीं करेंगे। और तालिबान ने ये वार्निंग दी है कि इस प्रकार की अगर स्ट्राइक्स जो हैं, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स अगर पाकिस्तान ने की, तो तालिबान जो है वो रिटेलिएट करेगा, तालिबान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आता है कि एक रिलेशनशिप में एक बदलाव डेफिनेटली नज़र आ रहा है। So that's everything in this particular topic. Bulldozed due process. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। आपको पता होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये जो बुलडोजर्स की कहानी है, बुलडोजर्स की कहानी यही है कि जो दिल्ली का जहांगीरपुरी एरिया है, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह, बहुत सारे इस जहांगीरपुरी एरिया में ये जो बुलडोजर्स हैं, सरकारी बुलडोजर्स, उसने बहुत सारे ऐसे मकान को तोड़ दिया, राइट। और ये कहा कि ये जो मकान थे, ये जो यहाँ पर जो भी एक रेसिडेंशियल एरिया था, तो यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से सरकार ने इसको तोड़ दिया, दिल्ली की अथॉरिटी ने इसको तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगाया है, एक स्टे ऑर्डर जो है वो नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को दिया गया है। और इस प्रकार से अचानक से मकान को तोड़ देना जो है वो सिर्फ मकान को तोड़ना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक बुलडोज़र चलाने की बात है। द रीज़न इज़ कि देखिए, जो परिवार यहाँ पर रहते हैं, मीन्स आप एक घर तोड़ेंगे, जस्ट इमेजिन कि अगर वहाँ पर एक 70+ कोई एल्डरली व्यक्ति हैं और फॉर वट एवर रीज़न, अगर ज़्यादा हीट स्ट्रोक लगने की वजह से, क्योंकि उसका घर तोड़ दिया है, अब उस व्यक्ति को कहीं और ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, लेट्स से उसके रिश्तेदार के घर पर जाना पड़ेगा, तो अगर इस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक लग गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरी चीज़ कि अगर जो हमने मध्य प्रदेश में ऐसा देखा कि जो रायोट में शामिल थे, ऐसे कोई लोग जो एलिजिडली रायोट में शामिल थे, तो ऐसे लोगों के घर को तोड़ दिया गया। अब लेट्स से कि एक घर में 5 लोग रहते हैं और 5 में से एक व्यक्ति जो है वो रायोट में इंडल्ज करता है। घर के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, ऐसी चीज़ें घर में नहीं सिखाते कि बेटा आज कहीं रायोट में गया था तू या नहीं, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो गया, तो इसकी वजह से बाकी के 4 लोग जो हैं, मीन्स इस फैमिली के, उनका क्या कसूर, उनका घर तोड़ देना क्या ये एक सही और मीन्स जो
मीन्स हम क्या कहते हैं पता है, जनरली हम ये मानते हैं कि देखिए हमारी सरकार जो है वो कितनी क्विक डिसीजन लेती है। जो राइट्स में शामिल थे तो उनका घर तोड़ दिया ताकि उनको सबक मिले, और कोई भी ऐसा ना करें। जो राइटर्स हैं वो दो बार सोचेंगे कि राइट में जाने से पहले कि अगर पकड़े गए तो घर टूट जाएगा वगैरह वगैरह। देखिए द थिंग इज, हम ये कहते हैं कि सरकार ने काफ़ी एक स्पीडी डिसीजन लिया। आई वुड से कि स्पीड इज़ वेरी वेरी गुड एज फार एज स्पीड जो है वो सही हो, इन द सेंस कि स्पीड के साथ राइचियसनेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति राइट में इन्वॉल्व है या नहीं तो दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। कोर्ट के अंदर पूरी प्रोसेस होगी, और प्रोसेस के बाद अगर वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर जो भी प्रोसेस आपको करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार जाकर ये करेगी, बीच में से एक बाईपास, जो लॉ है, जो प्रोसेस है उसको बाईपास कर देगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि भले ही ये हमें अच्छा लगे कि सरकार ने क्विक डिसीजन लिया, लेकिन ये कभी भी किसी का भी घर हो सकता है, और ये एक प्रकार से एक वायरल चीज़ हो सकती है कि अलग अलग राज्यों में ये चीज़ फॉलो की जाए। तो फिर कोर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस काम की। एंड यू नो कि कोर्ट में जो है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये चीज़ जो है वो भी बाईपास हो जाती है। फिर एक्ट्स को अगर हम देखें, एमसीडी एक्ट में प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल 317 जो है, सेक्शन 317, तो ये कहता है कि कमिश्नर इज सपोज टू इश्यू नोटिस टू रिमूव प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स और फिक्सचर्स ऑन टू स्ट्रीट्स। कमिश्नर को एक नोटिस इश्यू करनी पड़ती है, ये स्टेप फॉलो नहीं किया गया। सेक्शन 343 है, ये डिमोलिशन को अलाउ करता है, लेकिन आपको मिनिमम नोटिस देनी है 5 से 15 दिन की। क्या ये नोटिस दी गई थी? द आंसर इज नो। सेक्शन 322 ये सिर्फ अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें आप टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना उनको हटा सकते हैं, लेकिन विदाउट इश्यूइंग एनी सॉर्ट ऑफ नोटिस। लेकिन इसमें टेम्पररी स्ट्रक्चर्स की ही बात है, जो पब्लिक स्ट्रीट्स पर हैं वो। ऐसा नहीं कि आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाकर वहाँ पर जो मकान हैं उनको तोड़ दें, ऐसा नहीं चलेगा। और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स भी हैं, ये नोटिस जो हैं उसके खिलाफ आप एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो सालों चले जाएंगे, तो मीन्स लोगों का थोड़ी इसमें कसूर है कि हमारी जुडिशियरी या फिर इस प्रकार की एपेलेट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो प्रॉपर राइट टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाती, इसमें लोगों का थोड़ी कसूर। और ये नहीं कर पाती तो इसका मतलब ये है कि फिर सरकार जाकर इस प्रकार के डिसीजंस ले ले, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और दिल्ली और मध्य प्रदेश में मीन्स लोगों को अपील करने का समय भी नहीं मिला, जो एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके खिलाफ की ये बात है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्यू प्रोसेस है उसको, मीन्स यू हैव टू बी फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल, सारी प्रोसेस या फिर प्रोसीजर्स जो हैं वो आपको फॉलो करनी है। भले ही एक छोटा सा जूस का स्टॉल हो या फिर एक रैग पिकर जो प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें जो उठाते हैं, तो रैग पिकर्स, ऐसे लोगों का अगर कोई छोटा सा घर भी है, ऐसी झोपड़ी भी है, तो उसको हटाने से पहले भी आपको चीज़ें जो यू हैव टू सर्व नोटिस, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ऐसे ही आप किसी के, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में तब से इसको स्थापित किया है। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके जब सरकारें ऐसा करती हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनको यहाँ पर थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और फास्ट रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। सरकार जो है वो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो नहीं कर सकती। और फिर आप मुझे बताइए, मीन्स व्हेन आई से, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ बट आई एम आस्किंग गवर्नमेंट, अलग अलग जो भी सरकारी ये कर रही है, तो हमारे देश में अगर हम इस प्रकार के इलीगल ऐसे एनक्रोचमेंट्स हो गए हैं, तो वे सारे ऑफिसर्स जो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए थे, जो पॉलिटिशियंस थे, क्या उनको आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? नहीं। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, हम डायरेक्टली उस पर जाकर अटैक करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसकी गहराई में हमें जाना चाहिए, और तब पता चलेगा कि क्यों लोग जो हैं वो इस प्रकार के घरों में रहते हैं, या फिर इलीगल जो एनक्रोचमेंट होता भी है तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके रूट कोर्स में आप जाइए तो पता चलेगा कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें कसूरवार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार को कंसिडर करनी चाहिए। स्टेट ऑफ द स्टेट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको हम आराम से समझेंगे। बहुत सारी, जैसे कल वाला आर्टिकल जो हमने समझा था ना आराम से, वैसे ही इस पर्टिकुलर चीज़ को हम समझेंगे। बीजेपी के द्वारा संचालित कुछ ऐसे राज्य और ओपोजिशन गवर्न स्टेट्स,
ऐसे कुछ राज्यों में हमें कम्युनल क्लैशेस काफ़ी अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक हवा, एक लहर चल रही है रिलीजियस हेट्रेट की, कि एक पर्टिकुलर रिलीजियन ऐसा कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए, वो ये कर रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए। अभी अभी तो कुछ न्यूज़ में ऐसा सुना था कि अगर हम जो अज़ान होती है उसकी आवाज़ अगर लाउड स्पीकर में सुनेंगे तो फिर हम क्या है, हनुमान चालीसा जो हैं उसको हम लाउड स्पीकर में चलाएंगे। नाउ द थिंग इज़ कि कौन इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार की चीज़ों में, राइट? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे। आम जनता को इससे मीन्स वी डोंट, देखिए लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस्लाम को देखें ना, तो इस्लाम के रूट्स में जाए तो यू विल फाइंड के उसमें ऐसा है कि जिसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत हो, मीन्स मीठी आवाज़ हो, सुनने में खूबसूरत, आई मीन टू से, बट मीठी आवाज़ जिसकी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अजान के लिए अपॉइंट किया जाता है। और लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल जो है वो वैसे भी नहीं है, मीन्स अलाउड नहीं है लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल, लेकिन कुछ जगहों पर चलो इसका इस्तेमाल हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सेम थिंग के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल जो है वो फिर हनुमान चालीसा के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नींद जो है वो नींद ऐसा नहीं है कि ये हिंदू की नींद है और ये मुसलमान की नींद है, राइट? नींद हम सबको आती है और किसी को भी डिस्टर्बेंस जो है वो पसंद नहीं आएगा, इज़ इट सिंपल। तो ऐसे अगर दो कम्युनिटी के जो मंदिर वाले लोग, मस्जिद वाले लोग मिलकर बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, वहाँ के लोकल अगर कहीं पर ऐसा इश्यू चल रहा है तो फिर लोकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो दैट इज़ बेस्ट। इसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सरकार जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का साथ देती है तो फिर वो चीज़ जो है वो सोसाइटी में दरारें क्रैक करती है। ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमारे देश के इतिहास को हम समझे एक बार, अगर हम देखें कि हमेशा हमने नए नए आइडियाज़ को इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। और अब सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, पुलिस का भी फेलियर है, और जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो सो कॉल्ड हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार की बातें और अटैक करते रहते हैं, और इसकी वजह से ये एक हवा चलने लगी है। लोग ऐसा समझने लगे हैं कि अब हमारा देश जो है वो और ज़्यादा रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटॉलरेंट हो चुका है। ये सारी चीज़ों का रूट कोई अगर है, प्रॉब्लम जो है, जो इसके मूल अगर आप देखें तो यू विल फाइंड के बहुत बार अलग अलग जगहों पर सरकारें जो हैं वो इम्पार्शियल नहीं रही है, या फिर नॉन पार्टीशन, या फिर इम्पार्शियल। इम्पार्शियल बेसिकली मीन्स कि किसी भी भेदभाव ना करना, जो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। सरकार जो है उसके लिए हर कोई कम्युनिटी एक होनी चाहिए। सरकारी हॉलीडेज भी उस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सरकार के द्वारा सपोर्ट की जाती हैं। सरकार जो है वो सामाजिक, धार्मिक, प्राइवेट मैटर्स, जिसमें कौन सा फूड अलाउड है, नहीं अलाउड है, हलाल मीट अलाउड है, नहीं अलाउड है, ड्रेस, चलिए यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल ड्रेस, कि अगर लड़कियाँ जो हैं वो XYZ जो भी उनको कपड़े पसंद हैं, या फिर अगर कुछ ऐसे कपड़े पहनती हैं तो फिर उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे देना, राइट? ये सारी चीज़ें जो दिस इज़ फिर वर्शिप मीन्स प्रार्थना पूजा आप कैसे करेंगे। अब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ओपन एयर नमाज जो हैं वो उस राज्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिए, और आप CM हैं, आप जब CM बनते हैं तो शपथ विधि में आप संविधान की कसम खाते हैं, और शर्म भी नहीं आती कि हम इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दें। और शर्म की बात तो ये भी है कि कोर्ट्स क्या कर रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, राइट? जिनका ट्रोलिंग होना चाहिए, जिनको ट्रोलिंग इन द सेंस जिनको अब लोग ईमेल मैसेजेस करके कहने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी चटपटे मसाले की एक आदत पड़ चुकी है। और जब एक राज्य, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि स्पॉन्सर करने लगे ना, आइडेंटिटी को स्पॉन्सर करने लगे, ये सारा खेल जो है वो आइडेंटिटी का है। अब धर्मों के बारे में अगर आप पढ़ें, मैं एक पॉडकास्ट भी अभी लेकर आने वाला हूँ, राइट? एंड यू विल फाइंड के जो अलग अलग मीन्स जनरली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे, धर्म जो हैं वो इंडिविजुअलिटी तक हमें ले जाता है। यानी कि
आपका और ऊपर वाले का जो एक रिलेशनशिप है उसको जोड़ने की बात होती है। यहां पर क्या किया जाता है, आपकी आइडेंटिटीज, आपको ग्रुप में रखा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक टेनिस क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो उस हिसाब से आपके ऊपर स्टिकर्स लगाए जाते हैं कि ये स्टिकर पहन लो, ये स्टिकर पहन लो, एक्सेट्रा। और फिर आपको एक दूसरे के खिलाफ रखा जाता है। ये एक प्रकार से डिवाइड एंड रूल वाली ही सिचुएशन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, आई थिंक गुजरात ने भी और दूसरे ऐसे राज्यों ने लव जिहाद का एक लॉ निकाला। ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल ही नहीं, मीन्स यू कैनॉट। अब हमारे देश में लॉ ये है कि 21 ईयर का लड़का और 18 प्लस 21 प्लस लड़का और 18 प्लस लड़की जो हैं वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। एडल्ट्स जो हैं हमारे देश में 18 प्लस, तो उनको वोट दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको किसके साथ शादी करनी है। ऐसा किसी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि एक हिंदू जो है वो मुसलमान के साथ, या फिर क्रिश्चियन, या फिर पारसी, जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है, राइट। लड़का लड़की शादी कर सकते हैं कोई, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने इस प्रकार के लॉज निकाले हैं। और उत्तर प्रदेश में एक नया लॉ भी आया है कि जो रिलीजियस प्रोसेशंस हैं पुलिस की परमिशन के बिना आप नहीं निकाल सकते। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा रिलीजियस प्रोसेशन निकालना है तो आप पुलिस की, गवर्नमेंट की परमिशन लेकर निकालिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपको इस प्रकार के लॉज बनाने वाली सरकार के अंदर आपको क्या नज़र आता है कि वहाँ पर सभी को ऑन द स्पॉट परमिशन मिल जाएगी? उत्तराखंड के अंदर पुष्कर धामी साहब जो हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि सारे रेसिडेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हम जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर घूम सकते हैं हमारे देश में, राइट। अब किसी भी स्टेट में जाकर, जो कश्मीर वाला इश्यू था वो भी अब सॉल्व हो चुका है। कर्नाटका में बम्बई सरकार जो है उसने एक एंटी कन्वर्जन बिल निकाला है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करता है। और दूसरा जो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, याद है वो, कि हिंदू टेंपल, हिंदू मंदिर के इर्द गिर्द जो मेले लग रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी, खास करके मुस्लिम वेंडर्स जो हैं वो नहीं आ सकते। तो राइट टू लाइवलीहुड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइवलीहुड जो है वो हमारा एक अधिकार है। और किरण मजूमदार जो बायोकॉन कंपनी के जो मालिक हैं ना, मैडम किरण मजूमदार उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे राज्य को शोभा नहीं देती। बेंगलुरु जो है वो इंटरनेशनल सिटी है, और ऐसे राज्य में अगर इस प्रकार की चीज़ें होगी हमारी इज्जत नहीं रहेगी कुछ। तब जाकर सरकार जो है वो थोड़ी यहाँ पर सॉफ्ट हुई। और हमने उस टाइम पर, मैंने आपको बताया भी था ये ना, कि सरकार ने कहा कि ये तो एक पुराना लॉ है, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो उस टाइम पर आप अपोजिशन में भी थे, याद है, मैंने आपको ये पॉइंट भी कहा था। फिर एक फिल्म आई थी पद्मावत, तो उस टाइम पर राजपूत करणी सेना के कुछ जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया, कुछ थिएटर्स भी तोड़े फोड़े थे, और डायरेक्टर को भी धमकी दी थी, ये वो कुछ था, स्लैप कर लिया था संजय लीला भंसाली साहब को। अब देखिए, एक ग्रुप है, और इस ग्रुप की वजह से अब होगा ये कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो राजस्थान शूटिंग के लिए नहीं जाएंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान उस व्यक्ति का होगा जो खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करता था, जो टूरिज़्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि एक फ़िल्म जब बनती है तो करोड़ों का खर्च होता है, और कितने सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, ये वो, उनकी रोज़ी रोटी जो है उसका क्या। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड आइडेंटिटीज़ वाली चीज़ें चल रही है ना, अब जब भी आपको ऐसे कुछ इश्यूज़ देखने को मिला है तो इसको ऑर्गेनाइज्ड आइडेंटिटीज़ के तौर पर देखेगा कि एक ग्रुप जो है वो कुछ मिसबिहेव भी करेगा तो सरकार उसको इतना कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस वोट बैंक के चक्कर में मेरे और आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी वायोलेशन हो रहा है। और
क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, किसके साथ आपकी शादी होगी, कौन सा ड्रेस आपको पहनना है, कौन सी मूवीज़ आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये सारी चीज़ें जब सरकार हमें कहने लगेगी, सारी चीज़ों के ऊपर सरकार का इंटरफियरेंस हो जाएगा, तो दिस इज़ मीन्स, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी रहेगी, कहाँ की आज़ादी रहेगी। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश राज भी कुछ ऐसा ही करता था, अब नए फॉर्म में सरकार जो है वो ऐसा कर रही है। The principle of constitutional democracy is that we enjoy our freedoms because others enjoy theirs. और ये फ्रीडम एन्जॉयमेंट की जो बात है ना, उसकी रियलिटी ये है कि वीआईपीज जो हैं उनको सारे फ्रीडम्स हैं, वो अपने सारे अधिकार और सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, मीन्स उनको सारे अधिकार मिल जाते, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार भी उनको मिल चुके हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को ये सारे अधिकार उनको अगर सारे ये अधिकार चाहिए, एक्सरसाइज करने हैं, फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है, तो एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। और रिलीजियस और कल्चरल मैटर्स जो हैं वो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स पर छोड़ दीजिए, ऐसे जो सेंसिबल लोग हैं उन पर छोड़ दीजिए, सिटीजन्स पर छोड़ दीजिए। लोग जो हैं वो लोकल लेवल पर अपने सॉल्यूशंस जो हैं प्यार मोहब्बत से निकाल लेंगे। इसमें सरकार जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर ग्रुप को सपोर्ट करने लगती हैं तो क्रैक्स क्रिएट होती हैं, राइट, दरारें पैदा होती हैं। और ये दरारें जो हैं वो सिर्फ हम नहीं, आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो भी, क्योंकि पुरानी दरारें जो है ना उसकी वजह से आज कुछ दरारें और ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और अच्छा है कि कुछ अच्छे लोग हैं, इसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। तो वी नीड टू कीप ऑन, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें, और जो हमारे देश का एक इतिहास है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सिंपल इज़ दैट, उसको फॉलो करें। एंड दैट्स इट, बहुत ईजी है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगी। GCTM, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। GCTM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। GCTM को इनॉग्यूरेट किया है जामनगर, गुजरात में। WHO का ये GCTM है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसके उद्घाटन के तौर पर कहा कि ये जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है तो उससे थोड़ी अलग जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं तो उसका जो एक एम्फेसिस है वो हॉलिस्टिक रहता है। आज की जो मॉडर्न डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारी कुछ चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो एक बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से कि भाई आपको ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये खाना है, नहीं खाना, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके साथ तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन काफ़ी हॉलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी नहीं है, बट द थिंग इज़ ये जो नया GCTM है इसका मेन अप्रोच, जो सबसे अच्छी बात वो मुझे लग रही है वो ये है कि ये मेडिकल प्लूरलिज्म को सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स कि अलग अलग जो हमारी हेल्थ केयर इकोसिस्टम है ना वो एक दूसरे के, इट्स लाइक ए ब्रिज, ये एलोपैथी और ट्रेडिशनल को एक साथ जोड़ेगा। जो डाइवर्स नॉलेज है वो एक दूसरे से हम सीख पाएंगे। और जो ये वर्सेस वाली सिचुएशन है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर तो आपको आपकी किडनी ख़राब कर देंगे, वो हैवी स्टेरॉइड्स देते हैं, ये वो एक्सेट्रा। फिर जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो कहते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है आयुर्वेदा काम नहीं करता। तो ये जो ऐसी सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर मेडिकल सिस्टम को और ज़्यादा एक नए लेवल पर ले जाए और जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो चले जाए और सब एक ब्रिज, एक इकोसिस्टम के तौर पर काम करे। दैट विल बी ग्रेट। WHO ने कहा है कि 65 to 70% जितने हमारे देश के लोग जो हैं वो कभी ना कभी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। और आयुष की बात करें तो पिछले 8 सालों के अंदर आयुष का जो टर्नओवर है, आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ आप देखिए पिछले 8 सालों में 6 गुना ये इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज़ हुई है। कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव जो हैं वो एलोपैथी के बारे में काफ़ी भली बुरी बातें जो हैं वो बता रहे थे ये कोविड के टाइम पर। और उन्होंने कुछ क्लेम भी किया था कि उनकी जो मेडिसिन है वो ये कर सकती है, वो कर सकती है, एक्सेट्रा। फिर उन्होंने फाइनली ये कहा कि ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। वो पहले ये कह रहे थे कि कोरोना को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिले कि लोग जो हैं वो गोबर का स्नान कर रहे थे और कह रहे थे कि गोबर का स्नान करने से फिर आपको कोविड नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे गोबर के स्नान करने वाले लोगों को कोविड हो चुका है। तो ये जो मिथ्स हैं,
जो मिसकंसेप्शन है, ये सारी चीज़ें तभी जाएगी जब प्रॉपर एक बॉडी जो है इसका ग्रो होगा। इसका जो लिटरेचर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, इसके प्रोटोकॉल्स, राइट, फिर मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक के माध्यम से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी चीज़ें जब होगी और रेगुलेटरी बॉडीज़ होगी और जीसीटीएम जैसी बॉडीज़ होगी तो अच्छे प्रोफेशनल्स इसमें आएंगे। और जो गलत चीज़ें हो रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप गए किसी हकीम के पास और उसने आपको स्टेरॉइड्स दे दी, तो ये भी चलता है हमारे देश में। और बहुत सारे ऐसे क्वैक्स भी हैं, डुप्लीकेट डॉक्टर्स भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जाएँ और जो राइट चीज़ है वो आगे आए, यही हम सब के लिए अच्छा है, इज़न्ट इट? एज अ सोसाइटी भी अच्छा है। लास्ट टॉपिक है फ्रीबीज के साथ जुड़ा हुआ, मुफ्त में जो चीज़ें दी जाती हैं सरकार के द्वारा या फिर प्रोमिस की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हमारा देश जो है ना, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि हमारा देश, हम एक देश ने अलग अलग स्टेट्स बनाए, राइट। ऐसा नहीं है यूएसए की तरह के अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया। और जितना स्ट्रॉन्ग हमारा जो देश होगा, वो मीन्स स्ट्रॉन्ग देश के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि अलग अलग राज्य अगर स्ट्रॉन्ग होंगे और इसी के साथ हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा पूरा यूनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इज़न्ट इट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक जो फिगर्स है या फिर उनकी स्टेबिलिटी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो फिर यूनियन जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने ही इस आर्टिकल को लिखा और उन्होंने कहा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने एक अलग से मीन्स जो वॉल्यूम 4 है 15th फाइनेंस कमीशन का, तो उस वॉल्यूम 4 में उन्होंने एक एक राज्य का एनालिसिस किया है। अलग अलग राज्य का डेफिसिट्स कितना है, कर्ज कितना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ जुड़े हुए आंकड़े, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से डेवलपमेंट चैलेंजेस ये अलग अलग राज्य फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में उन्होंने की हैं। और जब ये चीज़ें डिटेल्स में स्टडी की तो हमें पता चलता है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, लाइक सारी चीज़ें फ्री दी जाए तो अच्छी बात नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री होनी चाहिए। तो हमें ऐसा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मेरिट गुड्स कौन से हैं, पब्लिक गुड्स, और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो फ्री दे। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना, इसको और ज़्यादा गांव-गांव तक ये जाए, इसका स्प्रेड हो, तो ये अच्छी बात है। फिर जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं, एमजी नरेगा जो चल रही है, तो वैसे ही एक अर्बन एरिया के लिए हमें एक स्कीम चाहिए, राइट। एजुकेशन, ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है वो हर एक मोहल्ले में हो, ये इसके लिए मुफ्त में ये चीज़ प्रोवाइड करना कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग गोज़ विथ हेल्थ एज वेल। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाए, ये डिज़ायरेबल एक्सपेंडिचर हैं, ऐसे खर्च जो हैं वो सरकार को करने ही चाहिए। लेकिन जब फ्रीबीज की बात आती है, लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रीबीज दे दी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पानी है या फिर जो भी अलग अलग प्रोमिस अलग अलग जगहों पर की जाती हैं, कई बार ट्रैवलिंग के लिए फ्री चीज़ें दी जाती है, तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल फ्रीबीज जो है ना, नंबर 1 ये है कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इसको इम्बैलेंस कर सकती है, ये इनस्टेबल बना सकती है ये फ्रीबीज। अब एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये अगर आप फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग फिर उसकी कदर नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग ही होगा। फिर नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो एक्सपेंडिचर की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। आप फ्री पावर देने के चक्कर में आप हेल्थ का जो खर्च होना चाहिए या फिर हेल्थ के पीछे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये डिस्टोर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोमिस कर दी है फ्री पावर की। ग्रोथ एनहेंसिंग आइटम्स को अफेक्ट करता है। अगर आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर कोई दूसरी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए सरकार को, लेकिन फ्री में जो चीज़ें दी जाती है उसमें खर्च हो जाएंगे, तो ग्रोथ एनहेंसिंग आइटम्स भी नहीं होगी। राजस्थान का एक एग्जांपल दूँ तो राजस्थान में जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो सरकार ने फिर से अनाउंस कर दिया स्टार्ट करने की। अब पुरानी पेंशन स्कीम में जो पैसे खर्च होते हैं ना, तो सरकार का जो रेवेन्यू है तो उसका 56% पुरानी पेंशन स्कीम को चलाने में, और पुरानी पेंशन स्कीम का बेनिफिट कितने लोगों को मिलता है? 6% पॉपुलेशन को। तो दिस इज़ नॉट फेयर कि 6% पॉपुलेशन 56% ना रेवेन्यू जो है वो कंज्यूम कर लेती है।
तो इस प्रकार की चीज़ें ग्रोथ एनहेंसिंग आइटम्स हो या फिर जो एक्सपेंडिचर की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो ये डिस्टोर्ट हो जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पानी का एग्जांपल अगर हम लें, तो मैंने देखा कि कई जगहों पर जो सरकार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी थी, गुजरात का ही एग्जांपल दूं आपको, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो सरकार ने दी, तो बहुत सारी जगह, पंजाब का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 24/7 या फिर पूरी रात जो है पानी की मोटर लगा देते थे किसान और पानी निकालते, तो ग्राउंड वाटर जो है वो अफेक्ट होने लगा इससे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी फ्री बेस जो है वो डिस्टॉर्ट कर लेती हैं। तो अगर हमें चीज़ों को इम्प्रूव करना है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। क्वालिटी इन द सेंस के आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए आपके राज्य में, ताकि लोग जो हैं उनको राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और ये फ्रीबीज जो है वो एक बुरी आदत भी है, फिर लोगों को ये आदत पड़ जाएगी कि ये चीज़ वो चीज़, सारी चीज़ें जो है वो फ्री में चाहिए, और ये एक पुअर मेंटालिटी है, राइट। ये रिच मेंटालिटी नहीं है। फ्री में सारी चीज़ें की अपेक्षा रखना, दैट इज़ ऑल्सो ए पुअर मेंटालिटी, और लॉन्ग टर्म में ये राज्य को नेगेटिवली ही अफेक्ट करती हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। टेड्रोस घेब्रेयेसुस ये किस ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है? आई एम श्योर इट्स एन easy question, and that's everything from my side. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.